जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। हेलो बेटा, आज एक नई टॉपिक के साथ चर्चा करते हैं जिसमें आपको उत्तराखंड से संबंधित जो इतिहास है हम आपको बताएंगे। यूके का इतिहास यानी उत्तराखंड उत्तराखंड से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य जो आपके इतिहास को बताते हैं। यानी इतिहास के वो कौन कौन से बिंदु हैं जो उत्तराखंड को दर्शाते हैं या संपूर्ण भारतीय इतिहास में उत्तराखंड का एक क्या योगदान है। तो इसको लेकर हम बेटा बात करेंगे। तो इसको बाद में आपने देखा होगा कि इतिहास को हम बेसिक 3 भागों में विभाजित करके उसका अध्ययन करते हैं, जैसे कि बेटा प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास सेम उसी प्रकार से बेटा प्राचीन इतिहास में यदि हम बात करें तो यहाँ उत्तराखंड का जो योगदान है वो कैसे कैसे है, यानी वो कौन से स्थान हैं जिनका प्राचीन इतिहास के प्रमुख ग्रंथों में या प्रमुख युद्ध में स्थानों का वर्णन है। वैसे ही बेटा मध्यकाल इतिहास में उत्तराखंड का क्या योगदान है या आधुनिक जो इतिहास है आधुनिक इतिहास में क्या योगदान है। तो सेम उसी पर हम जिस तरीके से ये फॉर्मेट आपको समझाया है सेम उसी फॉर्मेट में बात करते हैं। हम आपको उत्तराखंड से संबंधित कुछ बातें बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिए बेटा। उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड यदि बात करते हैं तो जो यूके है बेटा, सबसे पहले आपको देखना है यूके यानी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की बात करते हैं तो सबसे पहले बेटा इसका उपनाम क्या है। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड को बेटा देवभूमि कहा जाता है क्यों, ये आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है। उत्तराखंड जो है वो अनेक, उत्तराखंड जो है बेटा वो अनेक जो ऋषि रहे हैं, अनेक ऋषि की भूमि रहा है। या आप बोल सकते हो कि जो उत्तराखंड है वो अनेक ऋषि मुनियों की भूमि रहा है। ऋषि बोल सकते हो या अनेक ऋषि मुनियों की भूमि रहा है। तो उत्तराखंड अनेक ऋषियों की भूमि रहा है, इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है उत्तराखंड को, यानी बेटा उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट पॉइंट आपको ये पता चला कि उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से क्यों जाना जाता है। फर्स्ट पॉइंट, इसी में आपका सेकंड पॉइंट निकल के आ गया। लेकिन बेटा हम सेकंड पॉइंट की यदि बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो ऋग्वेद है, यदि हम ऋग्वेद की बात करें बेटा तो ऋग्वेद में क्या होता है, यानी ऋग्वेद को आपने 2 भागों में डिवाइड किया होगा, यानी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और जब हम ऋग्वैदिक काल को पढ़ते हैं और उत्तर वैदिक काल को पढ़ते हैं तो उत्तर वैदिक काल में आपको यानी अर्थववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद में ऋग्वेद, इस तरीके के कुछ वेद दिखाई देते हैं। और वहीं आपको उसी टाइम पीरियड में आपको यानी ऋचाएं दिखाई देती हैं, पुराण दिखाई देते हैं। तो वैसे ही मैं बात कर रहा हूं बेटा कि जो ऋग्वेद है यानी पुराणों में और महाकाव्यों की बात करी जाए तो ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद में कौन बेटा, यानी पुराणों एवं किसमें, महाकाव्यों। पुराणों और महाकाव्यों में यानी कुछ ऐसे उत्तराखंड के स्थान हैं जिनको चिन्हित किया गया है। जैसे हम बात करते हैं, एक बेटा पुराणों की बात करें तो आपने केदारनाथ का नाम सुना होगा। केदारनाथ का वर्णन पुराणों में भी किया गया है। आपने एक बेटा मानस खंड का नाम सुना होगा, वैसे ये नाम आपका सुना हुआ नहीं होगा, मानस खंड। यदि मानस खंड की बात करें तो महाकाव्यों में एक मानस खंड का वर्णन है। मानस खंड वर्तमान में जो है ये उत्तराखंड में पड़ता है, और जो केदारनाथ है ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है बेटा, ये उत्तराखंड में पड़ता है। तो क्वेश्चन आएगा कि पुराणों में केदारनाथ का वर्णन मिलता है या नहीं, या क्वेश्चन आएगा कि
जो महाकाव्य में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान को वर्णित किया गया है, या पुराणों में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान को वर्णित किया गया है। ये बात क्लियर होगी बेटा। आपने यहाँ दो शब्द सुने हैं पुराण। यदि पुराणों की बात करें तो स्पेशल पुराण एक अलग टॉपिक आ जाता है। आपको यहाँ यानी एक से अधिक पुराणों में केदारनाथ का वर्णन किया गया है। और महाकाव्य को यदि बताया जाए तो महाकाव्य बेटा भारत में कितने हैं? दो महाकाव्य हैं। एक का नाम है महाभारत, दूसरे का नाम है बेटा रामायण। तो ये दो महाकाव्य हैं, एक का नाम है महाभारत और एक का नाम क्या है? रामायण। यदि मैं रामायण की बात करूं तो रामायण में मानस खंड का भी वर्णन मिलता है। किसका रामायण में वर्णन मिलता है बेटा? मानस खंड। तो रामायण में मानस खंड का वर्णन मिलता है। और मानस खंड के एक स्पेशल क्षेत्र की बात की जाए तो वह कौन सा क्षेत्र है बेटा? तो उस क्षेत्र का नाम है कुमाऊं क्षेत्र। तो जो बेटा कुमाऊं क्षेत्र है, यानी कुमाऊं क्षेत्र का एक एग्जिट नाम किसमें है? तो रामायण में। जो रामायण भारत का एक बहुत पवित्र धारावाहिक नाटक भी है, या धारावाहिक एक चलचित्र है, या आप कह सकते हो ये एक रामायण एक ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ में ही कुमायूं नामक क्षेत्र का वर्णन है, जो वर्तमान में मानस खंड में पड़ता है। और वर्तमान का जो मानस खंड है ये बेटा कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है। तो यदि बात करें बेटा महाभारत में, यानी आपने केदारनाथ नामक जगह का नाम सुना होगा। जो केदारनाथ जगह है, इस केदारनाथ जगह में बेटा एक जगह पड़ती है गढ़वाल। यहां पर एक कौन सी जगह पड़ती है बेटा? यहां पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है? गढ़वाल। तो गढ़वाल जो जगह है, यानी एग्जिट वो जगह का नाम क्या है जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है? तो एग्जिट वो जगह है बेटा गढ़वाल। तो गढ़वाल का वर्णन है। एग्जिट वो कौन सी जगह है जिसका वर्णन यानी रामायण में किया गया? तो उसका नाम क्या है आपका? कुमाऊं है। तो जैसे ये काल हमारा कौन सा काल, आप एक बार ध्यान दीजिए बेटा, यहां पता होना चाहिए आपको। जैसे ऋग्वेद काल समाप्त होता है तो ऋग्वेद के पुराणों में और महाकाव्य में उत्तराखंड की कुछ प्रमुख जगह हैं जिनको चिन्हित किया गया है। इनसे अलग यदि बात करें बेटा तो इनसे अलग क्या होता है कि जैसे हम इन महाकाव्यों के बाद आते हैं तो आपको देखने को यह मिलता है कि एक संपूर्ण जो कालखंड है उस कालखंड में भारत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हुआ है और उसको आपने 16 महाजनपद के नाम से जाना जाए। तो आपने उनको 16 महाजनपद के नाम से जाना है बेटा। वो जो 16 महाजनपद हैं, आपको उनमें से कुछ प्रमुख महाजनपद पता होने चाहिए जो किससे यानी उत्तराखंड से संबंधित है। या जिन महाजनपदों का संबंध किससे था बेटा? उत्तराखंड से था। तो एक है कुरु, किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं? एक कुरु, एक है पांचाल। पांचाल का भी संबंध बेटा किससे था? यानी उत्तराखंड से था। और कुरु का संबंध भी किससे था? तो उत्तराखंड से था। तो जैसे महाजनपद के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ यानी मैं बात कर रहा हूं उसी समय पे जो इंद्रप्रस्थ है, आज आप दिल्ली को इंद्रप्रस्थ बोलते हो, तो इंद्रप्रस्थ की यदि बात की जाए तो इंद्रप्रस्थ के बेटा कुछ शासक ऐसे रहे हैं जिनका संबंध उस समय के यानी तत्काल के यानी उत्तराखंड से हमें देखने को मिलता है। वैसे आपने सुना होगा बेटा कुछ एक मैं बात कर रहा हूं, एक बहुत फेमस है सूरसेन था। एक बहुत फेमस है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी भी बहुत फेमस है बेटा मथुरा। तो सूरसेन का संबंध भी आपको किसको देखने से मिलता है? यानी उत्तराखंड से देखने को मिलता है। आपके एग्जाम में अब बात यह है, सवाल उठता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा महाजनपद है जिसका संबंध उत्तराखंड से नहीं है? तो ये बेटा 4 महाजनपद हैं, इनका संबंध उत्तराखंड से था, बाकी का नहीं था। यदि इंद्रप्रस्थ की बात करें तो इंद्रप्रस्थ अपने आप में एक स्पेशल महाजनपद नहीं है, यह एक अन्य महाजनपद के अंदर ही आता था, परंतु एक इंद्रप्रस्थ स्पेशल नाम है जो उत्तराखंड से रिलेशन को दर्शाता है। ये बात क्लियर हो गई। तो ये मध्यकाल में हमें
उत्तराखंड से इनका संबंध देखने को मिलता है। जैसे बेटा हम यहां से धीरे धीरे आगे परिवर्तन होते हैं तो हमें लगभग मध्यकाल में पहुंचते हैं तो 700 से लेकर कहां तक बेटा, यानी 1800 ईस्वी तक। 700 से लेकर, यानी 700 का मतलब है 700 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक वे कौन कौन से वंश रहे हैं जिन्होंने उत्तराखंड को यानी रिप्रेजेंट किया है, जो उन्होंने उत्तराखंड पर शासन किया है। आपको उनसे संबंधित कुछ बातें पता होनी भी चाहिए। एक वंश है बेटा यानी कत्यूरी, ये आपने पहली बार नाम सुना होगा बेटा। एक वंश है कत्यूरी वंश, और ये उत्तराखंड के जो एग्जाम होते हैं बेटा, जिनमें स्पेशल उत्तराखंड लगा हुआ होता है, तो वहां ये क्वेश्चंस देखने को आपको मिल जाता है। तो एक कौन सा वंश है बेटा, एक का नाम है यानी कत्यूरी वंश, और एक वंश का नाम क्या है बेटा, चंद वंश। तो कत्यूरी वंश है, चंद वंश है, और इन वंशों के बाद में यहां पर गहड़वाल, यहां पर बेटा क्या एक वंश आया है जिसका नाम क्या था, गहड़वाल। यहां पर एक गहड़वाल वंश का उदय हुआ, और इस गहड़वाल ने अपना आप को एक राज्य घोषित किया। ये वंशों से कुछ ऊपर उभर के आया, इसने अपना आप को क्या किया, एक राज्य घोषित किया, ये अपना आप को ऊपर का उभर के आया। फर्स्ट में बेटा ये आया, सेकंड में बेटा ये आया, थर्ड में आपका गहड़वाल आया। जैसे हम आगे और धीरे धीरे बढ़े तो फोर्थ नंबर पे आपका एक नए वंश निकल कर आया जिसको बोलते हैं बेटा गोरखा वंश। गोरखा वंश, ये जो वंश है बेटा गोरखा वंश, इन गोरखा के नाम पर आधुनिक भारत में आकर यानी अंग्रेजों के काल से एक फोर्स का गठन किया गया था जिसको गोरखालैंड फोर्स कहा जाता था, जिसको गोरखी फोर्स के नाम से भी जाना जाता था। तो ये कुछ वंश रहे हैं बेटा जिनका संबंध किससे रहा है, यानी उत्तराखंड से इन वंशों का संबंध रहा है। इसी के साथ साथ हमें इन वंशों की जानकारी भी आपको देनी है, परंतु इन वंशों की जानकारी को देने से पहले हम आपको कुछ, जैसे आधुनिक भारत में हमने प्रवेश किया है, आधुनिक भारत में प्रवेश करने के बाद यहां पर होता क्या है, लगभग 1800 ईस्वी से, यदि एग्जिट की बात करें तो बेटा 1815 ईस्वी से, 1815 ईस्वी से 1947 तक, तब तक हमारा देश आजाद हुआ है। लगभग में बेटा 1 शताब्दी, लगभग में 1 शताब्दी तक जो ब्रिटिश शासन है, यहां पर ब्रिटिश शासन ने क्या किया, राज किया। ब्रिटिश शासन, यहां पर ब्रिटिश शासन का राज हो गया। आपने देखा होगा अंतिम वंश कौन सा था बेटा, गोरखा, जो सबसे अंत में आया था। तो बात गोरखा की चल रही है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। यानी गोरखा वंश के शासकों को हराकर और गहड़वाल वंश के शासकों को हराकर किसने, यानी हराकर, और एक वहां उनको टेरिटरी के माध्यम से अपने में मिलाकर कुछ यानी टेरिटरी की अर्थात कुछ संधियां की, उन संधियों को के माध्यम से जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड को अंग्रेजों ने क्या किया, अपने ऊपर यानी उत्तराखंड पर अपना शासक अधिस्थापित किया या उत्तराखंड को अपने अधीन कर लिया। आपको सुनना होगा बेटा, उत्तराखंड में जैसे ही ब्रिटिश शासन आता है, ब्रिटिश शासन आते ही इससे पहले मैं आपको एक वंश बताया हूं बेटा, उस वंश की मैं आपको बात कर रहा हूं। यानी ब्रिटिश शासन ने आते ही एक वंश था बेटा गहड़वाल वंश, वंश का नाम क्या था, गहड़वाल वंश। उत्तराखंड आते ही जो गहड़वाल वंश है, गहड़वाल वंश को जो ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश शासन ने क्या किया, यानी 2 पार्ट में उसको विभाजित कर दिया। एक क्या कर दिया बेटा, एक तो टिहरी रियासत बना दी गई, एक बेटा यहां क्या किया, एक टिहरी रियासत बना दी गई। और टिहरी रियासत आपने सुना होगा, यदि टिहरी रियासत की बात करें, जो टिहरी रियासत बनी है, आपने सुना होगा बेटा, यहां इससे पहले भारत में 562 रियासतें थी।
तो 562 रियासतें और इन 11 प्रांत को विलय करके भारत ने क्या किया, यानी एक अखंड भारत की नींव रखी। क्या किया बेटा, एक अखंड भारत की नींव रखी। ये जो अखंड भारत है ये 562 रियासतें और 11 प्रांतों को ही मिलकर बना है। उसी में एक रियासत थी बेटा जिसको टिहरी रियासत के नाम से जाना जाता है। तो अंग्रेज जैसे आए उन्होंने इसको दो भागों में बांट दिया, एक टिहरी रियासत बना दी जिसको टिहरी गढ़वाल के नाम से भी जाना जाता है, और एक क्या बना दिया बेटा, एक उन्होंने कुमाऊं क्षेत्र, एक उन्होंने कुमाऊं क्षेत्र बना दिया। तो इस तरीके से धीरे धीरे ब्रिटिश वालों ने इस पर आधिपत्य किया, और यहां ब्रिटिश वालों ने दून में जाकर, यानी जो दून की घाटियां हैं वहां अपने रहने के स्थान बनाए। यानी जब समर का समय होता था, जब गर्मी का समय होता था, क्योंकि अंग्रेजों को गर्मियां बर्दाश्त नहीं थी या वो गर्मियों के अनुकूल नहीं थे, तो वो समर के समय में यानी दून की पहाड़ियों में जाकर, जैसे कि देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, तो ऐसे स्थानों पर वो क्या करते थे, यानी निवास किया करते थे। तो उन्होंने दो राजधानी बनाया हुआ था, वो दिल्ली में विंटर समय में रहते थे, समर समय में वो यानी दून पर चले जाते थे। तो ब्रिटिश काल में ये चीज आपको मुख्य देखने को मिली कि यानी जो गढ़वाल राज्य था या गढ़वाल वंश था उसको दो भागों में विभाजित कर दिया है। उसके पश्चात यहाँ बेटा जो जन क्षेत्रीय है, ब्रिटिश वालों ने जन क्षेत्र को या जनता क्षेत्र की जनता को उन्होंने कमिश्नरी में बांट दिया, छोटी छोटी कमिश्नरी बने दी गई जिससे कि वो अपना आधिपत्य कर सके। तो लेकिन यदि बात करें बेटा आधिपत्य करने के लिए उन्होंने ये किया, यहाँ पर फिर जैसे हमारा देश आजाद होता है 1947 को, 1947 में 15 अगस्त को हम आजाद हुए। आजाद होने के पश्चात यानी 19 मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा, 90 के दशक की हम बात कर रहे हैं। 90 के दशक में होता क्या है बेटा, यहां से एक अलग राज्य की मांग प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही एक अलग राज्य की मांग होती है तो इस अलग राज्य की मांग में यानी भिन्न भिन्न मूवमेंट चलाए जाते हैं, जैसे कि मुजफ्फरनगर आंदोलन हो जाता है जो राज्य के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि खटीमा गोलीकांड हो जाता है, नैनीताल आंदोलन हो जाता है। तो मैं लिख देता हूं बेटा, एक नैनीताल आंदोलन हुआ, एक बेटा खटीमा आंदोलन हुआ, एक बेटा मुजफ्फर नगर आंदोलन हुआ। इन तीनों आंदोलनों की बहुत मुख्य भूमिका रही है यानी उत्तराखंड को एक उत्तराखंड स्पेशल राज्य बनाने में, उत्तराखंड को एक राज्य का निर्माण करने में। और इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप यानी 2000 में किससे निकल सन 2000 में यूपी से एक नए स्टेट उत्तराखंड का गठन किया। अभी आपको इनसे संबंधित प्राचीन भारत से आधुनिक भारत तक बिल्कुल बेसिक कैसे उत्तराखंड का भारतीय इतिहास में महत्व है, क्या उत्तराखंड का इतिहास भारतीय इतिहास में अपना एक योगदान रखता है, तो इन बातों को लेकर चर्चाएं की हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया है कि क्या वेद और पुराणों में, क्या काव्य और महाकाव्यों में, क्या मध्यकाल के कुछ डायनेस्टियों में या आधुनिक भारत में अंग्रेजों के काल में भी अंग्रेज जो उत्तराखंड है उत्तराखंड का इतिहास रहा है। बिल्कुल इन सभी कालों में उत्तराखंड का एक अपना नया इतिहास रहा है। और अंग्रेजों ने यहाँ पर आकर जब उन्होंने अपना विंटर समय के लिए वो कहाँ आते थे, दिल्ली, और समर समय के लिए कहाँ जाते थे, वो दून की घाटियों में। तो वहां उन्होंने यानी अपनी सेफ्टी के लिए एक सैनिक दल का भी गठन किया जिसको गोरखा सैनिक या गोरखालैंड आर्मी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक उत्तराखंड से संबंधित छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, जो डायनेस्टी बताई है उन डायनेस्टी का कंप्लीट जो सारांश है वो आपको दिया जाए। Subscribe for more content.